स्वागत है और लगातार बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखेंगे। कल हुए नक्सली हमले के बाद ये बड़ा और दुखद अपडेट निकलकर सामने आ रहा है कि हमारे 22 जवानों की शहादत हो गई है और एक जवान अब भी लापता है, जिसके बारे में लगातार सर्चिंग की जा रही है। ये बड़ी अपडेट है और लगातार कल रात को भी न्यूज 18 ने ये पुख्ता जानकारी दी थी कि 5 जवानों की शहादत की अधिकारियों ने पुष्टि की है और उसके अलावा 18 जवान अभी लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और आज जब सुबह सर्चिंग हुई तब यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। और लगातार छत्तीसगढ़ से एडिटर प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। होता जी, एक बड़ी बात जिसका जिक्र आपने किया कि कंपनी नंबर 1, बटालियन नंबर 1 और सीआरसी, ये तीनों की मौजूदगी, साथ में हिडवा वहां पर लीड कर रहा है इस पूरे मुठभेड़ को, इस पूरे हमले को। सवाल यह खड़ा होता है कि ये जो जानकारी बाद में निकलकर सामने आती है, क्या इसके बारे में पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्योंकि ये तीनों की मौजूदगी, तीनों बटालियन, बटालियन नंबर 1, कंपनी नंबर 1 और सीआरसी, और 3 एम्बुश की वहां पर जानकारी मिल रही है कि 3 एम्बुश में इन जवानों को फंसाया गया। क्या पहले इंटेलिजेंस के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं होती? देखिए, ये इंटेलिजेंस थी करके ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ये सुरक्षा बलों को जानकारी मिल रही थी कि वहां पे हिडमा मौजूद है और इसीलिए इसको अंजाम दिया गया। हम सारे जानकारी है, लेकिन हम सब कुछ ऐसे जो रणनीति होती है वो टेलीविजन के सामने चर्चाएं नहीं की जाती। फिर भी मैं दर्शकों को बता दूं कि घटना कल की है, लेकिन फोर्स आधी रात को, परसों रात से निकले थे। और जब कल, क्योंकि अलग अलग जगह से, तर्रेम से लेके अलग अलग जगह से निकले थे फोर्स, और सुकमा और बीजापुर 2 जिलों से फोर्स निकले थे। कुल फोर्स की संख्या थी 2005 और वो जो फोर्स निकली थी उनकी मुठभेड़ होती है जूनागढ़ के जंगल में हिडमा के टोली के साथ। तर्रेम के जंगलों में, तर्रेम के इलाका है वो, और जूनागढ़ जंगल में ये हुआ था। और उस वक्त ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि हिडमा वहां पे मौजूद है, इसीलिए गई थी हमारी फोर्स, क्योंकि हिडमा इस वक्त की सबसे बड़ा कमांडर है उस इलाके का। और इससे पहले मैं बता दूं, हिडमा की ताकत के बारे में हम उसका तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सचेत कर रहे हैं कि वो इससे पहले मिनपा में आज से 3 साल पहले एक ऑपरेशन लॉन्च की गई थी। बीजेपी की सरकार थी और लोगों को लगा हिडमा को कब्जा कर लेंगे। 5000 फोर्स गई थी, 5 दिन तक रुकी और लगातार 24 घंटे फायरिंग होती रही। उसके बाद फोर्स खाली हाथ वापस लौट आई। ये है हिडमा और ये है उसकी रणनीति। इसीलिए इस घटना को अंजाम देने के लिए आधी रात को फोर्स निकली थी और कल सुबह ये एनकाउंटर हुआ और उसके बाद 5 जवान शहीद हुए थे और 18 जवान लापता थे। अभी पुलिस मुख्यालय ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, जानकारी दी है कि 22 जवान शहीद हुए हैं, अभी भी 1 जवान लापता है, उसका पता नहीं चल पाया है। और कल जब ये मुठभेड़ हुई उससे एक दिन पहले की आधी रात को जवानों के ये जो काफिला है, 2000 से ज्यादा जवानों का जो टीम है वो रवाना हो गई थी। तो क्या इसकी पूरी एक एक पल की इंफॉर्मेशन हिडमा और उसके लीडरों को थी, उसके साथियों को थी? यही वजह है कि वो एकदम तैयार थे और फिर ये मुठभेड़ हुई? दीपेश जी, मैं आपके साथ दर्शकों को एक चीज बता दूं, जिस तरह से सरकार में अलग अलग विंग होती है, इंटेलिजेंस होती है, वित्त का होता है, बाकी सारे विभाग होते हैं, उसी तरह माओवादियों का भी एक इंटेलिजेंस विंग होती है। उनका भी इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जहां पे वो लोगों को तैनात रखते हैं। हमने देखा कि जब नारायणपुर में पिछले कुछ दिनों पहले एक ब्लास्ट हुई थी, बस को उड़ा दिया गया था, उस घटना से पहले, ब्लास्ट होने से पहले एक आदमी आता है और एक फटाका फोड़ता है। जैसे बस 2 बस निकल गए, उस वक्त फटाका फोड़ता है और तीसरे बस को माओवादी उड़ा देते हैं। ये उनकी लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का, एलजीएस का काम होता है, इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट लेना। लोकसभा में बीच में एक बातें आई थी 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि छोटे बच्चों को माओवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। जब भी फोर्स मूवमेंट होती है रात में तो पता नहीं चलता,
लेकिन दिन में पता चल जाता है लोगों की फोर्स की मूवमेंट है। एक साथ बड़ी फोर्स जब मूव करती है, एक गाड़ी में नहीं चलते, पैदल चलते हैं, और जब पता चलता है लंबी, हमारे पास हमने कई बार विजुअल भी दिखाए हैं कि किस तरह से फोर्स चलती है, सिंगल फाइल पे, डबल फाइल पे, स्पीयर हेड पे, एरो हेड पे, अलग अलग फॉर्मेशन पे चलती है। और उसी दौरान अगर कहीं पे भी उनके जो बंदे होते हैं, छोटे बच्चों को रखते हैं, बड़ों को रखते हैं, वो इंटेलिजेंस इनपुट वो अपना कमांडर को देता है, एलजीएस के कमांडर को देता है, वो वहाँ से दलम कमांडर को देता है, वो वहाँ से उसी हिसाब से फाइनली ऊपर तक पहुंचाता है जानकारी। पूरी घटना को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरह के ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। जब एम्बुश लगाए थे, एम्बुश को आम बोलचाल में अगर कहा जाए तो चक्रव्यूह कहा जाता है। जिस तरह का अभिमन्यु को फंसा दिया गया था चक्रव्यूह में, अर्जुन को पता था उसको कैसे तोड़ना है, लेकिन अभिमन्यु को नहीं पता था। यही दिक्कत होती है एम्बुश पे जब जवान फंस जाते हैं। अगर एम्बुश से बाहर निकल पाए, स्ट्राइक बैक कर पाए तो जीत होती है, नहीं तो एम्बुश में फंस जाते हैं और हमारे जवानों की हताहत की संख्या बढ़ जाती है। एक और चीज यही मैं आपसे दिक्कत समझना है। चाहूंगा कि अब देर रात जब जवानों का मूवमेंट शुरू हुआ, सुबह सुबह गांव वालों ने या फिर नक्सलियों के जो इनपुट सोर्सेस हैं, उन्होंने जब नक्सलियों को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, उसके बाद क्या उनकी एक्टिविटी इतनी ज्यादा तेज रहती है कि एकाएक उन्होंने अपनी जगह ले ली, एकाएक उन्होंने अपनी फील्ड जमा ली, एकाएक एम्बुश बना लिए गए और जवानों को फंसाया? दीपेश, मैं इसका जवाब एक और घटना की जिक्र करता हूं। सबको पता है ताड़मेटला में 75 सीआरपीएफ के जवान और एक डिस्ट्रिक्ट फोर्स के जवान, 76 जवान शहीद हुए थे। घटना थी 3 दिन के लिए उनको ऑपरेशन पे निकलना था। जब ऑपरेशन पे निकले तो उनका एक वॉकी टॉकी कहीं पे गिर गया। जो वॉकी टॉकी गिर गया, जैसे जानकारी हमको मिली कि वॉकी टॉकी गांव वालों ने लेकर पापा राव को दे दिया। पापा राव जब सुबह सुबह उस वॉकी टॉकी को सुनने लगा तो आपस में कंपनी कमांडर और डिप्टी कंपनी कमांडर बात कर रहे हैं कि यार कहाँ पे हम गए थे और किस लोकेशन पे हमारे वो गिरी होगी, वॉकी टॉकी यानी कि वायरलेस सेट। और उसी पे वो बात कर रहे थे तो पापाराव को पता चला कि फोर्स वापस उसी इलाके में आएगी जिस इलाके से होते हुए गई है, क्योंकि उनको वॉकी टॉकी जमा भी करना होगा। और जैसे फोर्स वापस आ रही थी, ताड़मेटला के एक ऐसे जगह पे उन्होंने चुना जो मैदान था, जहां छुपने के लिए कुछ नहीं था। फोर्स जैसे आगे बढ़े तो उनको पीछे से हमला कर दिए। पीछे से हमला करने से फोर्स जो थी, सीआरपीएफ के जवान थे, दौड़ के वो पोजीशन लेने के लिए जगह ढूंढे और उसी बीच में वो खुले मैदान में एक्सपोज्ड हो गए और चारों तरफ से घेर लिया गया और उन पर एम्बुश कर दिया। उन पे ऊपर जो हमला किया उस पे 76 जवान शहीद हुए। दूसरी बात है, बीजापुर की बात है, 2008 की चुनाव थी। हेलीकॉप्टर से ईवीएम को लिया जा रहा था और जब उसको टेकअप किया जा रहा था, सारी सॉटी हो गई थी। 6 बजे से पहले आखिरी सॉटी लेनी थी और उसी वक्त माओवादियों ने टारगेट किया और ऐसे गोली मारी कि दोनों पायलट और को पायलट के बीच में एरोनॉटिकल इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइट थी, वो तो हेलीकॉप्टर थी, मिलने और के साथ गोली मारे और वहीं पे कहीं ना कहीं एकदम से तेज हो जाती है। और यही होता भी है कि उन्हें इंफॉर्मेशन मिली और उसके बाद वो एकाएक का अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जिस बात का आपने जिक्र किया कि मैदानी इलाकों को चुना गया पिछले ऑपरेशंस में नक्सलियों ने, आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कल जब मुठभेड़ हुई तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि, और जो विजुअल्स निकलकर सामने आए, कि मैदानी जो इलाका है जहां उन्हें छुपने की जगह ना मिले जवानों को, ऐसी जगह को टारगेट किया और कल की मुठभेड़ में भी यही हुआ। देखिए, एम्बुश जहां लगाए जाते हैं, हम यही बात का जिक्र कर रहे थे, दर्शकों को बता दें, जब भी एम्बुश लगाया जाता है तो सामने से कभी भी हमला नहीं किया जाता है। हर वक्त हमला पीछे से किया जाता है ताकि फोर्स आगे भाग जाए और जैसे आगे बढ़े। दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई एलएमजी का एक माउंट कर रखी थी, जिससे वो बहुत जोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान
आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और सीआरपी की जो आसपास की जो जीडी बटालियन थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था। तो आगे जाकर के इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहां पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान, जिसमें से 8 डीआरजी के, 6 एसटीएफ के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है। और आज अभी जब जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं। 2 के तो कल साथी ले आए थे, इंजर्ड थे, और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31, उसमें से 16 सीआरपी के हैं। उन 16 में से 7 यहां पे भर्ती हैं। सभी का इलाज ठीक से चल रहा है। वही देखने में गया था, सबसे मिलके भी आया हूं। 2 का ऑपरेशन हो रहा है, उनसे नहीं मिल पाया हूं। बाकी 5 लोगों से मिलके भी आया हूं। और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर है। तो ये आज की परिस्थिति है। क्या घटनास्थल पे या बीजापुर जाने की प्लानिंग कर आप लोगों की? नहीं, वो प्लानिंग तो देखिए ऐसा है कि उसको तो हम लोग डिस्कस नहीं करते और उसको प्रेस को तो नहीं ही बताते कि कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। आप भी समझ सकते हैं उसकी एक सीरियसनेस। तो डेफिनेटली प्लानिंग तो है ही है। अब आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, स्ट्रेटेजिक करेंगे, जैसे भी होगा उसको बनाएंगे, जरूर जाएंगे और जा करके फिर से इसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके ये देखेंगे हम लोग कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस लाए हैं, जिसको हम किस तरह से काउंटर करें कि इनके ऊपर हम फिर से भारी पड़ सके। एक तो साहब ने बताया कि सिलगेर जो जगरगुंडा से लेकर के और इधर बासागुड़ा का जो रास्ता है, वो रास्ता ईस्ट वेस्ट है और DKZC जोन के लोगों को इधर से ऊपर जाने में ये रास्ता एक बाधक बनेगा। तो अभी जैसा कि जानते हैं 5 बटालियन फोर्स और यहां पर आई है। इसमें जगरगुंडा से लेकर के सिलगेर वगैरह और बासागुड़ा की तरफ हम लोग और फोर्स डालेंगे। तो डेफिनेटली उनको एक असुविधा हो रही है। उस असुविधा के तहत उन्होंने ये अपनी तरफ से स्ट्रेटजी प्लान करके कि फोर्स के ऊपर अगर बहुत ज्यादा कैजुअलिटी देने की कोशिश करेंगे तो शायद वो कैंप ना लगे। लेकिन वो ऐसा तो होता नहीं है। बहुत कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से धीरे धीरे फोर्स आगे बढ़ती रहती है। वो कैंप लगेंगे, जल्दी ही लगेंगे और अब तो और जल्दी से लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर हमको और सीरियस ऑपरेशन लॉन्च करना है। मार्च टू जून सबसे क्रूशियल टाइम माना जाता है। सर, क्या आप लोग रणनीति चेंज करेंगे, रिव्यू करेंगे? वो हमेशा होता है, हमेशा ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। ये हमेशा होता रहता है। किसी भी घटना से सीख लेकर जो वो तुरंत संभालते हैं, अपने हथियारों में लाना। तो सुना आपने इस वक्त इसी घटना प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रेस को ब्रीफ करने का काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और अगर कुछ नहीं भी होता है उसमें भी हम लोग रिव्यू जरूर करते हैं कि क्या क्या इसमें और करते तो बेहतर होता। सर, एक और सवाल, क्या घायल जवानों के वेपन्स माओवादी ले गए? अब घायल जवानों को वेपन नहीं ले गए हैं, लेकिन ये जो 21 जवान हमारे मिसिंग थे कल, उसमें से कम 2 या 3 जवानों के हथियार जो उनके बडी थे वो लेके आ गए थे। तो इसलिए हथियारों की संख्या जो है वो 21 नहीं है, 21 से कम है। कितनी कम है वो साहब बता पाएंगे, लेकिन वो हथियार कुछ लेके आ गए हैं। थैंक यू सर। तो सुना